ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं आप सभी मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। देखिए दोस्तों, आज से 5 महीने पहले अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो 12 सितंबर 2022 को मैंने हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल था कि तमिल और मलयालम फिल्मों के हिंदी वर्जन्स को बॉक्स ऑफिस पर सफलता क्यों नहीं मिल पा रही, जैसी सफलता तेलुगु फिल्मों के हिंदी वर्जन्स को लगातार मिलती जा रही है। पिछले 3 वर्षों में कई सारी बिग बजट तमिल और मलयालम फिल्मों को हिंदी में डब करके राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था पिछले लगभग 3 वर्षों में। पर वो सारी की सारी फिल्में, वो सारी की सारी बिग बजट तमिल और मलयालम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से पिटी थी, बुरी तरीके से असफल रही थी। पर दूसरी तरफ हम तेलुगु फिल्मों के जो हिंदी डब्ड वर्जन्स है उनको अगर हम देखें तो उनमें से ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज़्यादा सफल रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसके बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा की थी। पर दोस्तों आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि केवल तमिल और मलयालम फिल्मों के हिंदी वर्जन ही असफल नहीं रहे हैं, तो ज्यादातर तमिल और मलयालम फिल्में वे लगातार बॉक्स ऑफिस पर असफल रही है, उनकी मूल भाषा में भी असफल रही है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो बहुत ही गिनी चुनी 4, 5 या 6 फिल्में ऐसी रही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर एक ठीक ठाक अच्छा कलेक्शन किया था। और इसके अलावा बाकी जो ज़्यादातर तमिल फिल्में रिलीज हुई वो बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने एक एवरेज कलेक्शन किया या फिर वो फ्लॉप रही है। तो ऐसे कुछ हालात तमिल फिल्म इंडस्ट्री के हैं और इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के। अगर स्पेसिफिक 2022 की हम बात करें तो 2022 में रिलीज हुई ज़्यादातर मलयालम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से असफल रही, बहुत ही बुरी तरीके से पिटी है। स्पेसिफिक आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, मैं रिपोर्ट पढ़कर आपको बताता हूं, मोर देन 90% ऑफ मलयालम मूवीज रिलीज्ड इन 2022 फ्लॉप्ड। ऑफ द 176 movies that reached cinemas between January and December last year, only 17 clicked at the box office, and out of these, less than 10 earned the producers an average about 10 crore. 176 फिल्में, मलयालम फिल्में थिएटर में रिलीज हुई थी 2022 में। उनमें से मात्र 17 फिल्में ऐसी रही जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक ऐसा कलेक्शन किया। और इन 17 में से भी, इन 17 ने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, इन 17 में से भी केवल 10 फिल्में ऐसी थी जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को एक एवरेज 10 करोड़ के लगभग की कमाई करके दी। मतलब 17 फिल्मों ने ठीक ठाक कलेक्शन किया और उनमें से भी मात्र 10 फिल्में ऐसी रही जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को 10 करोड़ के आसपास की एवरेज कमाई करके दी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा बुरे हालात आज मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के हैं। और ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं तो केरला फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने, KFPA ने ही इसे पब्लिश किया है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2022 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को 325 करोड़ से भी अधिक का नुकसान हुआ है। और देखिए, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की दृष्टि से, जो एक छोटी फिल्म इंडस्ट्री है उसकी दृष्टि से 325 करोड़ का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। और देखिए, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को ये नुकसान भी तब हुआ है जब हमारे देश का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम, आप देख लीजिए, जितने भी लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, वोक्स है, लिबरल्स है, तथाकथित फेमिनिस्ट है, तथाकथित सेक्युलर्स है, एलिट क्रिटिक्स है, इनका जो पूरा एक इकोसिस्टम है ना, इंक्लूडिंग पपेट मीडिया इनकी, ये सभी लगातार पिछले 3-4 वर्षों से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते आए हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से कोई प्रेम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस भ्रम में, इस भ्रांति में आप मत रहना। ये पूरा का पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को आज इसलिए प्रमोट कर रहा है, और तमिल फिल्म इंडस्ट्री को भी, क्योंकि वहां पर आज एक वामपंथी विचारधारा का, कम्युनिस्ट विचारधारा का, वोक्स का पूरी तरीके से एक वर्चस्व हो गया है। इस कारण से ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम इन फिल्मों को लगातार प्रमोट कर रहा है। आप देख लीजिए, इनके जितने भी वीडियोस है, जितने भी आर्टिकल्स है, जब भी ये बात करेंगे ये लगातार तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। पर फिर भी ऐसा होने के बाद भी आज देख लीजिए क्या हालात है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के। ज़्यादातर फिल्में वहां पर लगातार बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है। यहां तक कि अनुराग कश्यप का वो वक्तव्य आपको याद ही होगा, पिछले वर्ष जो एक इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने कहा था कि भारत में सबसे ज़्यादा मोस्ट फिल्म लिटरेट स्टेट, भारत में फिल्मों को लेकर सबसे ज़्यादा समझदार, ज्ञानी, बुद्धिमान लोग केरला और तमिलनाडु में रहते हैं। ये बात अनुराग कश्यप ने कही थी कि मोस्ट फिल्म लिटरेट स्टेट केरला है और उसके बाद में तमिलनाडु। तो इतना ये लोग इस प्रकार से तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को आज प्रमोट कर रहे हैं। बड़े बड़े इनके फिल्म मेकर्स, बड़े बड़े एलिट क्रिटिक्स, इनके पूरी पपेट मीडिया, इनका इकोसिस्टम,
और फिर भी ये फिल्में सामान्य जनता को नहीं पसंद आ रही। इसके पीछे एक बिल्कुल सिंपल सा कारण है। देखिए दोस्तों, कोई भी समझदार व्यक्ति इस इतने भयानक ऐसे एक विकृत एलिट माइंडसेट से, वोक माइंडसेट से, इस वामपंथी विचारधारा से कोई भी कनेक्ट नहीं होना चाहता। कोई भी अपने परिवार के साथ में जाकर ऐसी फिल्में नहीं देखना चाहेगा थिएटर में। आप देख लीजिए पिछले कुछ वर्षों में जिन भी तमिल और मलयालम फिल्मों को ये पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम जो अपने सर पर लेकर नाचा है, उन फिल्मों को आप एक एक करके उठाकर देख लीजिए। उनमें किस विचारधारा को प्रमोट किया है आप देख लीजिए। अगर हमें आपको उदाहरण ही देना हो तो आप आज से करीब 1.5 वर्ष पहले द ग्रेट इंडियन किचन मलयालम फिल्म थी, देखिए। मैं बहुत उस समय उस फिल्म को इन्होंने प्रमोट किया था। 1.5 या 2 वर्ष पहले की बात होगी या उससे भी पहले की। पूरा इकोसिस्टम उस फिल्म को प्रमोट कर रहा था। तो मैंने भी सोचा चलो देख लेते हैं। एक दिन ऐसे ही मैं और मेरी पत्नी बैठे हुए थे, उस फिल्म को हमने चालू कर दिया। फिल्म चालू होने के 20-25 मिनट, आधे घंटे के अंदर ही भाई हम लोटपोट होकर हंसने लग गए उस फिल्म को देखकर। मेरी पत्नी ने कहा कि ये क्या फालतूगिरी, कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखाते जा रहे हैं। मतलब एक सो कॉल्ड पेट्रियार्कल सोसाइटी, हर मर्द कुत्ता होता है, और जो भी ट्रेडिशनल जो फैमिलीज होती है, जो अपने रूट्स से, अपने कल्चर से जुड़े हुए जो परिवार होते हैं, वो कितने घिनौने होते हैं, दरिंदे होते हैं, वहाँ पर कितनी घिनौनी पेट्रियार्कल माइंडसेट के होते हैं। ये दिखाने के लिए उस फिल्म में ऐसी ऐसी बातें दिखाई गई है ना, जिन्हें देखकर लिटरली आप लोटपोट होकर हंसेंगे। जो घर के पुरुष है वो ऐसे खा रहे हैं और खाते समय अपने थाली के बाजू में थूक रहे हैं। मतलब अपने मुंह का निकाल कर ऐसे डाल रहे हैं, इधर डाल रहे हैं, ऐसा पूरा वो गंदगी फैलाकर खा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए इसका और पेट्रियार्की का क्या कनेक्शन? क्या कनेक्शन आप मुझे बताइए। वो तो उसके संस्कारों का प्रॉब्लम है ना। उसकी माँ ने जो भी ऐसा खाने के आजू बाजू में अगर कोई थूकता है तो वो तो उसके संस्कारों का प्रॉब्लम है। उसकी माँ ने अगर 2 झापड़ उसके कान के नीचे बचपन में लगाए होते, पीछे जो 2 डंडे अगर पीछे लगाए होते, तो वो ऐसा खाने के आजू बाजू में थूकता नहीं वो व्यक्ति। इसमें पेट्रियार्की कहां से आ गई भाई? मैं ये सोच भी नहीं सकता कि भाई मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हो और अपने खाने के बाजू में, थाली के बाजू में ऐसे में गंदगी करूं भाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता ये इसमें पेट्रियार्की कहां से आ गई? पर इनको दिखाना है ना, परिवारों को तोड़ना, शादियों को, विवाह को, बस विवाह की संस्था से ये हेट करते हैं अंदर से। तो परिवारों को तोड़ना, शादियों को, विवाह को तोड़ना, समाज को तोड़ना, यही सब इनके फिल्मों में एक एजेंडा आपको देखने को मिलेगा। मैं सच कहता हूं, वो फिल्म मैं आधे घंटे से ज़्यादा झेल नहीं पाया था, द ग्रेट इंडियन किचन को। और उसके बाद भी मैंने तो कई सारे कमेंट्स पढ़े हुए हैं। जो भी समझदार दर्शक है, हमारे चैनल से जुड़े हुए कई सारे मित्र हैं, उन्होंने उस फिल्म को कई बार मैं देखा हूँ, वो एक्सपोज किया हुआ है, क्या प्रोपेगेंडा उसमें था, वो एक सब अलग बात है। चलिए, और अभी भी देखिए पिछले वर्ष ही एक और मलयालम फिल्म जय 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 है नाम की, मैंने अभी तक उसको देखा नहीं है, पर अभी ये वीडियो बनाने से पहले जस्ट मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं इसकी कहानी क्या है। तो मैंने उसकी कहानी विकिपीडिया पर पढ़ी। सेम कहानी, वही सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटो, जहां पर हर एक पुरुष, हर एक मर्द बस घिनौना और कुत्ता ही होता है, और एक सो कॉल्ड पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसमें बस ऐसे पुरुष जो बस अत्याचारी, मतलब वो कहानी पढ़कर ही इतना विचित्र सा अंदर मुझे फील हुआ। आप मुझे बताइए कौन सा समझदार व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ में थिएटर में जाकर ये देखना पसंद करेगा? कौन सा? और चलो इस पूरे इकोसिस्टम के, ये जो पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम ऐसी फिल्मों को जो प्रमोट करता है, उसके चक्कर में आकर कोई अगर चला भी जाता है थिएटर में ऐसी फिल्म देखने के लिए, क्या दोबारा वो उस फिल्म मेकर की फिल्म देखना चाहेगा? वो 10 बार सोचेगा अगली बार। और इसी कारण से एलिट क्रिटिक्स से अब जो एक जनता का जो विश्वास है वो उठते जा रहा है। कोई इन पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि लगातार उसी वोक माइंडसेट की फिल्मों को प्रमोट करते जा रहे हैं, जहां पर परिवारों को तोड़ना है, समाज को तोड़ना है, विवाह को तोड़ना है, माता पिता को बच्चों से अलग कर दो, पति को पत्नी, पत्नी को पति से अलग कर दो, सबको एक दूसरे के मन में एक द्वेष, एक नफरत और जहर इनके अंदर भर दो। समाज के नाम से छाती कूटो, परिवारों के नाम से छाती कूटो, बुजुर्गों के नाम से छाती कूटो, माता पिता के नाम से छाती कूटो, रीति रिवाजों के नाम से छाती कूटो, परंपराओं के नाम से छाती कूटो, देश के नाम से छाती कूटो। इसके अलावा होता क्या है आप मुझे बताइए किसी भी वोक माइंडसेट की फिल्म में? और इसी माइंडसेट ने आज तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर एक कब्जा कर लिया है, जकड़ लिया है इस विचारधारा ने, और ये कारण है तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के इस हालात के। अब दोस्तों, यहां पर कुछ लिबरल्स या वोक्स ये आर्गुमेंट लेकर के आएंगे कि
क्या भाई, क्या फिर डोमेस्टिक वायलेंस पर फिल्में बननी ही नहीं चाहिए क्या? या कुछ समाज की नकारात्मकता क्या दिखानी ही नहीं चाहिए क्या? ऐसा कुछ विचित्र सा आर्गुमेंट वो लेकर के आएंगे। भाई सिंपल सी बात है, बिल्कुल बननी चाहिए फिल्में, डोमेस्टिक वायलेंस पर भी बननी चाहिए, समाज की नकारात्मकता भी दिखाई जानी चाहिए। परंतु परंतु वोक माइंडसेट की फिल्में अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनका उद्देश्य समाज की नकारात्मकता दिखाने पर या डोमेस्टिक वायलेंस को दिखाने पर नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है उसको हमारे कल्चर के साथ में जोड़कर हमें हमारे ही कल्चर, हमारी ही संस्कृति के नाम से छाती कूटना सिखाने पर। एक सो कॉल्ड मतलब भारतीय समाज या भारत या हमारा कल्चर या हमारे हजारों वर्ष प्राचीन संस्कृति वो कैसी घिनौनी पेट्रियार्कल माइंडसेट की है, ये दिखाने पर उनका मुख्य फोकस होता है। उन कैरेक्टर्स को कैसे डिजाइन किया जाता है, उन कैरेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है, उन्हें क्या करते हुए दिखाया जाता है, वो आप ध्यान से देखिए। आज से 20-25 वर्ष पहले की फिल्में आप उठाकर देख लीजिए, उनमें जब निगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता था तो उसे कैसे दिखाया जाता था? भोग वासना में डूबा हुआ, चमड़ी के सुख के पीछे पागल है, नशा कर रहा है, या एक बहुत एलिट माइंडसेट वाला है, बस एक वुमनाइजर वगैरह टाइप का कैरेक्टर है, उस प्रकार के वो कैरेक्टर दिखाए जाते थे। या कोई फीमेल कैरेक्टर उनको जब निगेटिव दिखाना होता तो वो जो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर जो अपने पूरे शरीर की सुंदरता के ही पीछे ऑब्सेस्ड है, बस बाहर से अपने शरीर को वो सुंदर दिखाने का प्रयास कर रही हो, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को वो निगेटिव दिखाते थे। एक सो कॉल्ड बस अपने एक कथित एक्सेंट में अंग्रेजी में बात वगैरह करना, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स को जो बस अपने बाहरी सुंदरता के पीछे ऑब्सेस्ड हो, ऐसे कैरेक्टर्स को उस समय निगेटिव दिखाया जाता था। पर अब समय बदल गया है, अभी वही एलिट और वोक माइंडसेट के लोग फिल्म इंडस्ट्री में आ गए हैं। अभी वो निगेटिव कैरेक्टर्स को कैसे दिखाते हैं देखिए। अभी वो जिस पात्र को निगेटिव दिखाना होगा वो धार्मिक होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा और वो अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहा है। इस कारण से वो ये कुछ गलत काम कर रहा है या क्राइम कर रहा है या अपराध कर रहा है या इस कारण से वो गलत है, ये दिखाने का प्रयास किया जाएगा। प्रॉब्लम ये है, तो ये आर्गुमेंट मत लेकर के आ जाइए कि यार क्या भाई नकारात्मकता दिखानी ही नहीं चाहिए। देश की जनता बहुत समझदार है, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस माइंडसेट से, किस सोच से इन कैरेक्टर्स को लिखा है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वो जो कहते हैं ना, गो वोक गेट ब्रोक वगैरह जो भी कहते हैं, वोकिज्म जहां पर भी जाता है वो उस जगह को बर्बाद कर देता है। और इसका उदाहरण हम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को देखकर कह सकते हैं। मुझे ये बात बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई ये आपको रिपोर्ट बताते हुए मुझे कोई बहुत प्रसन्नता हो रही है। भाई मैं हृदय से चाहता हूं कि तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी जो राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्में हैं, जो अपने कल्चर, अपने रूट से जुड़े हुए जो फिल्म मेकर्स है, वे सामने आए और वो फिल्में भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री जैसी ही सफल हो, उतनी ही सफल हो या उससे ज़्यादा सफल हो। पर जब तक एलिट क्रिटिक्स का या फिर वोक माइंडसेट के फिल्म मेकर्स का जब तक वर्चस्व रहेगा तमिल और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री पर, तब तक उन्हें वो सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि सामान्य जनता, कोई भी परिवार थिएटर में जाकर पैसे देकर ये नहीं सीखना चाहेगा कि मुझे अपने परिवार को कैसे तोड़ना है, मुझे अपनी शादी को कैसे तोड़ना है। आप देख लीजिए, कोई भी समझदार जो फिल्म मेकर होता है ना, जो अपने रूट्स से, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ होता है, उसकी कोई भी फिल्म उठाकर आप देख लीजिए, वो फिल्म देखने के बाद में आपके मन में एक शांति आपको मिलेगी। आपके और अपने पत्नी के बीच के या आपके और आपके माता पिता के बीच में कुछ थोड़ा सा मन में कुछ कटु भाव भी हो, कुछ या अनबन भी हो थोड़ी सी आपके मन में, तो वो कटुता दूर हो जाएगी। चलो यार छोड़ो यार, क्या मन में इतना अकड़ बना कर रखना, क्या अहंकार रखना, क्या मैं कुछ हूँ ये रखना, चलो छोड़ो यार, अहंकार छोड़ देते हैं। एक दूसरे के प्रति प्रेम आपका बढ़ेगा। कोई भी समझदार फिल्म मेकर की फिल्म उठाकर आप देख लीजिए। पर इसी के अगेंस्ट किसी वामपंथी की, किसी वोक की, किसी सो कॉल्ड या सेक्युलर की, लिबरल की या इस एलिट माइंडसेट के लोगों की फिल्में अगर आप उठाकर देख लेंगे ना, तो आपके अंदर एक ऐसा जलन पैदा कर देगी वो फिल्में। आपका समाज की तरफ देखने का एक दृष्टिकोण बदल देंगी। आपका छाती कूटने का मन करेगा, यार ये पेरेंट्स ऐसे हैं, समाज ऐसा है, या क्या रीति रिवाज है, क्या परंपराएं हैं, क्या ये देश है, इसने दिया ही क्या है मुझे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया ही क्या है, यार ये शादी क्या है। थोड़ा बहुत भी आपके पति पत्नी के बीच में थोड़ी कुछ अनबन भी हो ना, उसको भी वो इतना ज़्यादा बड़ा कर देंगे कि समय नहीं लगेगा आपकी शादी या आपके विचारों में ऐसा एक परिवर्तन वो लेकर के आ जाएंगे कि बस तोड़ने का मन करेगा आपको सब कुछ। परिवार तोड़ दो, शादी तोड़ दो, देश तोड़ दो, समाज तोड़ दो, रीति रिवाज तोड़ दो, परंपराएं तोड़ दो, हर चीज आपको तोड़ने का मन करेगा। इन वोक और एलिट्स की फिल्मों को देखकर उनके विचार आप देख लीजिए। ऐसी फिल्मों को प्रमोट करने वाली एलिट क्रिटिक्स के आप विचार उठाकर देख लीजिए। वे हमेशा ऐसी फिल्मों को प्रमोट करेंगे जिससे युवा पीढ़ी को एक नरक के, एक पतन की खाई में ढकेल सको। डिप्रेशन और एंजाइटी और सुसाइड को रोमांटिसाइज करने वाली फिल्में लगातार ये प्रमोट करेंगे। पर जिन फिल्मों में युवा पीढ़ी को एक उनमें पुरुषार्थ जगाने का प्रयास किया गया हो,
वो बातें उनको पसंद नहीं आएंगी, पर डिप्रेशन और एंग्जाइटी और सुसाइड को रोमांटिसाइज करने वाली फिल्मों को ये प्रमोट करेंगे, समाज को तोड़ने वाली फिल्मों को ये प्रमोट करेंगे। और जब तक ऐसे एलिट क्रिटिक्स इन फिल्मों को प्रमोट करेंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। तो जो भी फिल्म मेकर्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो आप उन एलिट क्रिटिक्स की दुनिया से बाहर निकलिए। आपके इस वोक माइंडसेट, आपके इस वामपंथी माइंडसेट से देश की जनता नहीं जुड़ रही, ये बात आप समझिए। और ये केवल भारत की बात नहीं, आप पूरे विश्व में उठाकर देख लीजिए। आज अमेरिका में भी वहाँ की वोक फिल्मों से वहाँ की जनता, वहाँ की जो यूएस की जो दर्शक है, जो अमेरिकन ऑडियंस है, वो भी परेशान हो चुकी है इन हॉलीवुड की वोक फिल्मों से, नेटफ्लिक्स की वोक फिल्मों से। वहाँ पर तो भाई लगातार कैंपेन पर कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हॉलीवुड को वो हॉलीवोक कह रहे हैं। तो ये सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना, हर दूसरी फिल्म में इनका कुछ एलजीबीटीक्यू एजेंडा चलता है। अपने आने वाली जनरेशन को उनके ही जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर देना, बस चमड़ी के सुख के पीछे भागने को ये जो प्रमोट कर रहे हैं, समाज तोड़ने को ये जो प्रमोट कर रहे हैं, शादी या परिवार तोड़ने की बातें, बस एक छाती कूटो सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से। ऐसी फिल्में बनाकर अगर आप सोचते हैं कि वो सफलता उन्हें मिल सकती है, तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रम है। और देखिए, ऐसी फिल्में जब सफल नहीं होती ना, तो इनके पास आर्ग्यूमेंट क्या होता है पता है? ये जो भी एलिट वोक लिबरल माइंडसेट के लोग होते हैं, इनके पास आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि भाई देश की जनता को तो अकल ही नहीं है फिल्में देखने की, वो तो फिल्म लिटरेट नहीं है, वो तो फिल्म इलिटरेट है। अब अनुराग कश्यप ने जो बात कही थी ना कि भाई सबसे ज़्यादा फिल्म लिटरेट स्टेट केरला है, उसके बाद में तमिलनाडु है। अब ये जो फिल्में इतनी फ्लॉप हुई है 2022 में, अब इसके बाद अनुराग कश्यप क्या कहेंगे? क्या वो केरला के दर्शकों को फिल्म इलिटरेट होने का सर्टिफिकेट देंगे, फिल्मों को लेकर अज्ञानी होने का सर्टिफिकेट देंगे अभी वो? क्योंकि ये वामपंथी इतने ज्यादा अपने एक हवा में उड़ते रहते हैं ना, इतना अहंकार इनमें होता है कि इनको लगता है कि उनका जो वोक माइंडसेट है, उसको देखने वाली जो ऑडियंस है वही लिटरेट है, बाकी सारे के सारे अनपढ़, गवार और अज्ञानी हैं। ये इनका माइंडसेट है। इनके अनुसार इनके इस जो एक भयानक और विकृत ऐसा जो एलिट वोक माइंडसेट होता है ना, उसके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो बहुत होशियार, बहुत समझदार है। बाकी सारे के सारी देश की जनता तो ना समझ है, उनको तो अकल ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, देश की जनता समझदार है। और ऐसा नहीं कि वो कोई डार्क या वो ऐसे कुछ जिनमें कुछ मसाला कंटेंट नहीं हो, वो फिल्में देश की जनता नहीं देखती है। 2022 ने उस भ्रम को भी तोड़ दिया। द कश्मीर फाइल्स, उसमें कोई सॉन्ग नहीं था, कोई कॉमेडी नहीं थी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं था, कोई लव स्टोरी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। पर फिर भी उस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली। तो देश की जनता केवल मसाला या कमर्शियल फिल्में देखना पसंद करती है। इस भ्रम से बाहर निकलिए, देश की जनता बहुत समझदार है। अगर वोक माइंडसेट नहीं हो तो डार्क से डार्क फिल्म भी देश की जनता उसे थिएटर में जाकर देखती है। प्रॉब्लम आपके वोक माइंडसेट से है, आपके एलिट माइंडसेट से है, आपके उस वामपंथी माइंडसेट से है। देश की जनता को अज्ञानी होने का सर्टिफिकेट मत दीजिए। तो दोस्तों, ये थे मेरे विचार इस पूरे विषय को लेकर। बाकी आपको क्या लगता है, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की ये जो ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री की भी ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास ऐसा कलेक्शन नहीं कर पाई है, और ये जो एलिट क्रिटिक्स है वे लगातार इनका पूरा इकोसिस्टम जो ऐसी वामपंथी विचारधारा की फिल्मों को प्रमोट करता है, इसके बारे में आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।